किया होगा जिसने भेजा होगा, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हम तार के साथ छेड़छाड़ कर अच्छा नुकसान कर भी, हम लास्ट क्लास में तार को खींच रहे थे, दबा रहे थे, तो बहुत सारे पैरामीटर देख रहे थे कि यार लेंथ के साथ क्या खेल हो रहा है, एरिया के साथ खेल क्या हो रहा है, और रेडियस के साथ क्या खेल हो रहा है। ये तीनों के साथ खेल देख रहे थे हम, और इन तीनों के खेल के आधार पर हम ये बता रहे थे कि रेजिस्टेंस क्या खेल खेल रहा है। ठीक है, तो जरा मैं फटाफट से रिकॉल करवा दूं, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे लास्ट क्लास में ना, इसी के बेस पर। तो जब भी तुम्हारी क्लास होती है ना, हमेशा स्टार्टिंग जो है ना अटक ही जाता है, पता नहीं क्या है ये, आपके बैच के साथ ही ऐसा होता है, तो पता नहीं क्यों होता है, क्या करूं मैं इसका। तुम लोग को रिलेशंस याद है ना सारे के सारे, रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन आता है रेडियस के साथ में, लेंथ के साथ में, एरिया के साथ में, एंड रेडियस के साथ में। ठीक है, जरा देखते हैं फटाफट से। हाँ अब ठीक है, फटाफट से मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे, अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिक का भी नहीं हो जाता आपके। चलो अब कमेंट्स नहीं, अब बस पिछली क्लास का रिकैप देख रहे हैं, है ना। स्लाइड पर ध्यान लगाओ। तो प्यारे बच्चों में देखा था कि अगर लेंथ को हम बात करें तो रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए लेंथ के साथ बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना ये सारा खेल तभी खेलेंगे जब हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं। आप ऐसे जनरल मत बोल देना कि सर आर प्रोपोर्शनल टू एल बताया था आपने, यहाँ तो आप एल स्क्वायर लिख रहे हो। भाई आर प्रोपोर्शनल टू एल ही है, वो जनरल चीज है, लेकिन ये चीजें कब है जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कब है, स्ट्रेचिंग करने के बाद। ठीक है, और अगर बच्चों हम एरिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या हो जाता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। और ठीक उसी तरह से अगर हम रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4। अगर हम बात करें डायमीटर के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का पावर भी 4। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस हमें दिमाग में रखने हैं। मैंने आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली क्लास में किए थे कि इसको इतना खींच के इतना कर दिया तो बताओ नया कितना हो गया, या इसका दबा करके नया एरिया इतना कर दिया तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना हो गया। वो सारे के सारे इन चारों रिलेशन से आ जाए। ठीक, और बच्चों लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे ना। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन को किस तरह से करना है उसके आधार पर दो केस बात है। ठीक है, राजशेखर बेटा अपना डाउट बाद में पूछना, पहले एक बार देख लो। हाँ, डी डायमीटर है बेटा, डी इज डायमीटर एंड आर इज रेडियस। लेंथ और ए लिखने की जरूरत नहीं, पता है आपको। हाँ बेटा राजशेखर, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगा, पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था ऐसा, है ना। तो क्लास के डाउट क्लास में पूछा करो। तो प्यारे बच्चों, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को हमने दो केसेस में कैटेगराइज किया है। बहुत ही सिंपल है यार। फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं करना कि अगर मान लीजिए अपना परसेंटेज चेंज अच्छा खासा हो, मतलब 5% से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे हम लास्ट क्लास में निकाल रहे थे। आप बता रहे थे ना कि सर नया रेजिस्टेंस 4R हो गया, या नया रेजिस्टेंस R/4 हो गया, या इतना हो गया, या उतना हो गया। तो हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100 कर देंगे, जैसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालने का जो फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है, चेंज इन दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक, तो ऊपर वाली चीज चेंज इन क्वांटिटी, नीचे ओरिजिनल क्वांटिटी और इनटू 100। ठीक है, और राइट बच्चों, अब जरा हम सेकंड केस की बात करते हैं जो थोड़ा सा स्पेशल बन जाता है और बहुत आसान भी है। इफ परसेंटेज चेंज इज लेस देन 5%, then fractional change in resistance of wire will be given as by these three formula। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जब 11वीं क्लास में यूनिट डायमेंशन एंड एरर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई। तो ये एरर फॉर्मूला के आधार पर ये चीजें कैटेगराइज की जाएंगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूले कैसे कैसे हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो बेटा मैं जानता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। नाउ सपोज करो लेंथ का परसेंटेज चेंज
5% से कम हो जाएगा। तो हम रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज डेल्टा आर बाय आर को कैसे लिखेंगे? ये जो 2 पावर है ना, ये आगे की सकता है ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाय एल। ये डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज चेंज इस तरह से लिखा जाता है। क्या आप लोगों ने ऐसे सवाल एरर वाले फॉर्मूले में किए हैं 11वीं क्लास में? हाँ या ना? करे हैं थोड़े बहुत? ठीक है, चलो अब जरा तुमने करे तो तुम बताओ। अगर मैं यहाँ पर इसकी भी बात कर लूं तो ये भी बन जाएगा आपका डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाय ए परसेंटेज चेंज। ठीक है, पावर इसका भी -2 है तो वो आगे आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज करो हमारे पास रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो बेटा डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज चेंज, ये मैं सभी फॉर्मूले आप कैसे लिख रहे हो, इसके लिए आपको 11th क्लास का एरर रूल आना चाहिए। और वो एरर रूल कब लगाते हैं? जब परसेंटेज चेंज 5% से कम होता है। वो आता है या नहीं आता है? अब मैं वो पढ़ाने को बैठ नहीं सकता आपको, वो आता है ना भाई? हाँ, आना चाहिए वो। तो बेटा ये यहाँ पर आप बताओ, इधर तो आ गया हमारा डेल्टा आर बाय आर, आगे क्या आएगा? 2 आएगा, 1 आएगा या 4 आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना, आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, बस हम परसेंटेज चेंज को बता रहे हैं। तो परसेंटेज अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस मान लेना, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस, लेकिन हमें सिर्फ परसेंटेज चेंज के बारे में बताने, तो प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होगा। ठीक है, और अगर सेम वे में मैं बात करूं डायमीटर के करस्पॉन्डिंग, तो डायमीटर के करस्पॉन्डिंग भी सेम यही चीज आ जाएगी। अगर पूछा जाता है तो डेल्टा डी बाई डी का 4 गुना ये आता है। ये चीज कब अप्लाई करनी है? ओनली इफ percentage change is less than 5%। अगर बच्चों 5% से कम होगा तब ये खेल खेलना है, नहीं तो ये केस 1 वाला खेल जो हम खेल रहे थे ना, आ गया ये ऊपर वाला, ये वाला खेल। चलो अब जरा हम फटाफट से पिछली क्लास के क्वेश्चंस देख के खत्म करते हैं और आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और तुम्हें पता है हम आज क्या पढ़ने वाले, पिछली क्लास में बताया था मैंने क्या पढ़ने वाले, है ना? पहले ये क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या आंसर आ रहा है इसका? ABCD कर लिया होगा आपने, इसका आंसर आ रहा है डी। निकाल लोगे इसको? भाई रेडियस के बारे में बोला गया कि R का ये 2R हो गया। ठीक है, मतलब तार तुमने पिघला करके मोटा कर दिया। ठीक है, अब बेटा रेडियस बड़ा हो रहा है तो देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। अगर तुम लोग चैंपियन खिलाड़ी हो तो तुम डायरेक्ट देख करके आंसर टिक कर दो, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो इसको ऐसे कर लो, ये R ऐसा हो जाएगा और R डैश विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें भाई? अब इक्वेशन नंबर 2 का 1 का रेशियो ले लो, सो इट विल कम आउट 1 बाय 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 R टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय R टू दी पावर 4। You will get 1 by 16, यानी R dash will come out R by 16। ये मैंने पता है बातों बातों में तुमसे पूछ भी लिया, मैंने तुम्हें बोला भी था कि अगर लैंग्वेज के फॉर्म में आ जाए तो तुम्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या ये कर लिया था सबने सॉल्व? पक्का? मां कसम सबने कर लिया? चलो भाई अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अपन इसका आंसर था डॉली। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसको हमने 30% से स्ट्रेच किया। अच्छा तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था जिसमें मैंने बोला था कि अगर एक तार को 100% खींच दिया जाए, है ना, 100% खींच दिया जाए, तो तुम लोगों ने बताया कि सर 100% खींच दिया मतलब उसकी लेंथ 2L हो गई, मतलब उसका नया रेजिस्टेंस 4R हो गया। इस क्वेश्चन में हम 100% की जगह 30% खींचो। जरा देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले तो तुम ये देखो 30% 5% से कम है या ज्यादा है? पहले तो बताओ कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना, तो क्या तुम लोग एरर वाला फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, तो नॉर्मल जो बचपन से पढ़ते हैं चेंज इन परसेंटेज वाला फॉर्मूला बोला लगाते हैं। तो भाई इनिशियल कहानी में इधर बना रहा हूँ और फाइनल कहानी में इधर बना रहा हूँ।
तो बच्चों शुरुआत में लेंथ अगर मैं L मान लूं तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी L प्लस 30/100 ऑफ L, यानी कितना हो गया L प्लस 0.3 L, यानी कितना हो गया 1.3। ठीक है यार, तो लेंथ देखो आप L से कितनी बन रही है फाइनली 1.3 L, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि अगर लेंथ 1.3 टाइम्स हो गई तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स होगा? क्या लेंथ इज बिकमिंग 1.3 टाइम्स, रेजिस्टेंस विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स? क्या 1.3 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा? तुम लोग जहां डेसिमल और पॉइंट वाली चीजें है ना, कंफ्यूज हो जाए। पिछली क्लास में कितना चिल्ला के बोल रहा था कि अगर लेंथ L का 2L हो गया, लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर, लेंथ 3L हो गई तो रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9R, अगर लेंथ 4L हो गई तो रेजिस्टेंस 4 का स्क्वायर यानी 16R, अगर लेंथ 7L हो गई तो 7 का स्क्वायर यानी 49R। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, लेंथ 1.3L हो रही है तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? क्या 1.69R हो जाएगा? अरे 1.3 का स्क्वायर आता है हमें, हाँ आता है, ठीक है। सो बेटा हम जानते हैं सिंस R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, तो अब देखो चैंपियन की तरह तो आप ये करोगे सीधा, आप इधर R है तो इसको यहाँ लिख दो 1.3 का स्क्वायर टाइम्स R, और अगर आप बच्चों की तरह करना चाहते हो तो आप ये इक्वेशन नंबर 1 बनाओ और फिर आप उसके बाद R डैश को लिख दो ऐसे 1.3L का स्क्वायर टाइम्स, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। फिर आप इक्वेशन नंबर 2 और 1 का रेशियो लो, फिर आप R डैश बाय R निकालो तो ये आपको मिलेगा 1.69। यहाँ से आप R डैश को बोल दोगे बच्चों 1.69 था, ठीक है। तो ये बच्चे ऐसे करेंगे लंबा प्रोसेस, और जो खिलाड़ी होंगे वो सीधा शॉर्टकट में निपटाएंगे, ठीक है। तो ये आपको तय करना है कि आप क्या हो। अब 1.3 का स्क्वायर हम जानते हैं 1.69R हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो डेल्टा R बाय R निकाल रहा हूँ, परसेंटेज चेंज, यहाँ देख लेना स्पेस कम है। तो व्हाट वी विल डू बच्चों, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, ये कहानी बन जाएगी। तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, जब आप करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, दिस विल कम आउट 69%। आई होप सो आप लोगों का आया था, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके। देखो एक तरीका तो मैंने देखो सॉल्यूशन सेंड किया था आपको, उसमें दिख ही गया होगा आपको, और अगर आप इसको बिना उस तरीके के, मतलब वो तो बेसिक तरीका था ना, ये बेसिक तरीका है, हमने ऐसे इमेजिन कर लिया, बेसिक से कर डाला इस सवाल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे वे में भी अगर आप करना चाहें तो मैं दूसरा वे बता देता हूँ, पर दूसरे वे के लिए पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, टोटल वायर का लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। आधी लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हैं हम और आधी को नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे बेटा। ये आपका वायर है, इसका जो लेंथ है L है बेसिकली, और इसका मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R को क्या लिखूंगा, रो L बाय A, हम जानते हैं, है ना। अब इसकी लेंथ को आधे आधे हिस्सों में तोड़ दो, ये वाला L/2 हो गया, ये वाला भी L/2 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट हाफ का रेजिस्टेंस कितना होगा और राइट हाफ का कितना होगा, तो आप क्या आंसर करोगे? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, R/2 क्योंकि आधी लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, R/2 क्योंकि आधी लेंथ। R/2 और R/2 किस में लगे हुए, एक्चुअल में सीरीज में लगे हुए, सो दैट इक्विवेलेंट विल बी R। क्या इसमें कोई डाउट है? हेलो, अरे बात सिंपल है, लेफ्ट वाली लेंथ L/2 है ना, राइट वाली लेंथ L/2 है, तो रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। इधर भी R/2, इधर भी R/2। अब प्यारे बच्चों तुम्हें क्या बोला गया है कि हाफ लेंथ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यार आधी लेंथ को ही खींच रहे हैं अपन, और आधी लेंथ को खींच रहे हैं मतलब ये वाली आधी लेंथ को तो मत छेड़ो, ये वाली लेंथ तो तुम्हारी L/2 ही रही, और ये इसका रेजिस्टेंस जो है वो भी नहीं छेड़ेंगे, ये रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब तुम्हें बोल रहा है कि बची हुई हाफ लेंथ को छेड़ दो और इस तरह से छेड़ दो कि फाइनल लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स 2L। यार फाइनल लेंथ जो है ना वो 2L हो रही है। फाइनल लेंथ 2L कब हो सकती है, जब मैं जो बचा हुआ भाग है
उसकी लेंथ इतनी खींच दूं कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाए। बताओ जरा, मैं राइट वाली लेंथ को कितना लिखूं? टोटल लेंथ आपको 12 मिल जाए। दिस लेंथ विल बिकम व्हाट? विल इट बी स्टिल L by 2? हाँ, ये कितनी हो जाएगी? अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3L by 2, ताकि टोटल लेंथ आपको कितनी मिल जाए? 2L मिल जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब मैं अपना सारा फोकस राइट साइड वाले पार्ट पर शिफ्ट करता हूं। अब मेरे को ये वाला रेजिस्टेंस नहीं पता, इसको एक काम करो, R डैश ले लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, L by 2 लेंथ थी और अब लेंथ 3L by 2 हो गई। यहां पर रेजिस्टेंस R by 2 था, यहां पर रेजिस्टेंस कितना होगा? सिर्फ राइट वाले पार्ट। वी आर फोकसिंग ओनली ऑन राइट पार्ट। क्योंकि लेफ्ट वाले को तो आप छेड़ ही नहीं रहे हो यार, लेफ्ट वाले को कहां छेड़ा है ना। अब मेरे आपसे सवाल है, मैं यहां नया रेजिस्टेंस क्या लिखूं? दो ऑप्शन दे रहा हूं, 9R by 4 लिखूं या 9R by 2 लिखूं? कौन सा ऑप्शन लिखूं? नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कई लोग जो 9R by 4 कर देंगे वो गड़बड़ कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, 9R by 4 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम ये बताओ, लेंथ कितने टाइम्स हो रही है? क्या लेंथ 3 by 2 टाइम्स हो रही है या लेंथ 3 टाइम्स हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? बेटा लेंथ 3L by 2 तो ऑलरेडी थी। 3L by 2 का, सॉरी L by 2 ऑलरेडी थी। L by 2 का 3L by 2 हुआ है। L का 3L by 2 नहीं हुआ, L by 2 का 3L by 2 हुआ है। So is it 3 by 2 times or 3 times? पहले मेरे को ये बताओ कितने टाइम्स लेंथ हो रही है? आंसर मत बताओ, पहले बताओ लेंथ कितने टाइम्स हो रही है? सब लोग कमेंट होना पब्लिक करो। लेंथ कितने टाइम्स हो रही है? क्या लेंथ 3 by 2 टाइम्स हो रही है? यहां से यहां लेंथ आ रही है ना, ये लेंथ 3 by 2 टाइम्स हो रही है या 3 टाइम्स हो रही है? तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है 3 टाइम्स हो रही है। ठीक है, अगर लेंथ 3 टाइम्स हो रही है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ठीक है, तो ये दिमाग में पिक्चर सेट करो, लेंथ 3 टाइम्स हो रही है ना, तो हमारा नया रेजिस्टेंस इधर वाला कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये वाला रेजिस्टेंस, यानी R by 2। फिर पहले R by 2 दिया ही हुआ है ना इसका। सो फाइनल जो इधर वाला हिस्सा होगा उसका वैल्यू हमारे पास आएगा कितना? 9R by 2। दिस इज आवर R dash। R dash comes out 9R by 2। अब आप देखो, इधर वाला हिस्सा R by 2 था और इधर वाला हिस्सा 9R by 2 आ गया, तो फाइनल आंसर आप यहां से भी निकाल सकते हो। लेफ्ट हिस्सा R by 2 है और राइट वाला हिस्सा 9R by 2 है, तो फाइनल कितना आ जाएगा? 5R। ऑप्शन नंबर डी। स्क्वायर क्यों करा 3 का? ये तुम बताओ, स्क्वायर क्यों करा? किसने पूछा था ये स्क्वायर क्यों करा? कहां गया? केयूर सिंह सिरोही, तुम बताओ बेटा स्क्वायर क्यों किया? हाँ भाई, इसमें कोई डाउट? इज ऑल क्लियर? देखो बेटा, ऐसे सवाल आएंगे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। आधे को तो कांस्टेंट रखा, आधे को छेड़ दिया, है ना। पूरे के साथ छेड़छाड़ करते तो तुम बता देते, लेकिन इसमें आधे को कांस्टेंट रखा है और आधे के साथ छेड़छाड़। ठीक है, तो बच्चों ये रेजिस्टेंस जो इनिशियल था ना, उसी रेजिस्टेंस का 3 स्क्वायर टाइम्स नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो यू कैन कंसीडर इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये जिसका दूसरा तरीका आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बेसिक से भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है भाई, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ये मैंने बोला था क्लास में कराऊंगा। A wire is stretched so that its radius is decreased by 3%.
फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है यार, कर लेते हैं, कौन से बड़ा तो क्वेश्चन है ये, हम जानते हैं ये वाला रिलेशन। तो यहाँ से डेल्टा आर बाय आर का परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज। क्या था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। फाइनल आंसर कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी गिवन है आपको, दिस वैल्यू इज गिवन टू यू। ये परसेंटेज चेंज आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है ये 3, तो 4 3 का कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, अब आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी थी कि ये परसेंटेज चेंज 5% से कम है। तो यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, एरर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या बात चमक रही है सबको, पक्का? परसेंटेज चेंज 5% से कम है ना बेटा, तो इसमें एरर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एरर वाले फॉर्मूले को सीधा लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये थी भाई पिछली क्लास की बातें। अब आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और आज तुम्हें पता ही है, मैं वापस से चैट को प्राइवेट कर देता हूँ, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं पब्लिक कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता लगता है ना कि कौन क्या आंसर दे रहा है। हाँ, आज तुम्हें पता है हम क्या पढ़ने वाले। मैंने क्या पिछली क्लास के बारे में बोला था कि आज हम ये पढ़ेंगे, बोला था ना? हाँ, बोला था कि आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का वेरिएशन के साथ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन बनता है। सो एज वी आर वेरिंग टेम्परेचर, हाउ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विल बी वेरिंग। ठीक है बच्चों, ये लास्ट आर्टिकल है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे सर्किट वाला पार्ट, सीरीज और पैरेलल वाला पार्ट। और जो सुबह हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना, उनका स्टार्ट हो चुका है यार, तो आपका भी अगले लेक्चर में वो स्टार्ट हो जाएगा। चलो अपनी जरा पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में जानते थे एक फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, बेसिक सा, R = ρL/A। ठीक है, और हम इसमें ये भी जानते थे कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा और रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा। और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी फिर से दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक है मटेरियल और एक है टेम्परेचर। अगर आप मटेरियल बदल दोगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, और अगर आप मटेरियल सेम रखते हुए उसको थोड़ा हीट दे दोगे तो भी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। सो रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है तो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसलिए दोनों को इकट्ठा लगा दिया हमने, इसलिए यहाँ पर स्लैश लगा दिया कि एक पैरामीटर में फर्क आ रहा है ना रेजिस्टिविटी में, तो रेजिस्टेंस में भी फर्क आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कंडक्टिविटी के बारे में, क्या कंडक्टिविटी में भी फर्क आएगा अगर रेजिस्टिविटी में आ रहा है तो? हाँ, आए, बिल्कुल आए, क्योंकि कंडक्टिविटी इज जस्ट इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मेन हम रेजिस्टिविटी को समझ लेते हैं। रेजिस्टिविटी में कैसे फर्क आता है, रेजिस्टिविटी का फर्क समझ गए तो रेजिस्टेंस का फर्क भी वैसा ही होगा, और कंडक्टिविटी का फर्क उसका उल्टा होगा। बेटा भाई, जो आपका सवाल है इस सवाल का आंसर किया जाएगा भी ना, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ तो लें अपन। ऑलराइट बच्चों, तो मैं यहाँ पर वेरिएशन देखने जा रहा हूँ, और सबसे पहले वेरिएशन देखेंगे अपन, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स। हाँ बेटा, आ रही है आदित्य राज, तुम्हारा मैसेज भी आ रहा है। मयंक पवार, टाइम पास मत करो, हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को, क्या करना बेटा आपको इससे बता देता हूँ। फिर इनको बोलते हैं प्रतिरोधकता और प्रतिरोध। तो बेटा हम वेरिएशन देखने सबसे पहले किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, फिर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए। सो अब आप लोगों का सारा ध्यान पढ़ने में, अब कमेंट नहीं, अब कमेंट कभी जब मैं आपसे पूछूं। ठीक है, सो सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। तुम्हें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है क्या? रो को हमने क्या लिखा, रो बराबर क्या था, m/n/e² टाउ। याद है या भूल गए? बोलो, याद है या भूल चुके हैं? भूल गए? क्या भूल गए होंगे तो मेरे को बहुत है ना, अभी 6-7 पन्ने पलटने पड़ेंगे।
अरे यार भूल गए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इधर ही कहीं मिल जाना चाहिए, इधर ही कहीं मिलेगा 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 मिलेगा, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये देखो, इसको अपन ने सिग्मा बोला, ठीक है, और रो को क्या बोला था 1/सिग्मा, यानी रो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी रो को क्या लिख सकते हैं अपन m/n e² टाउ, सो डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। और सिग्मा को अपन लिख सकते हैं, अच्छा ये ना ये गड़बड़ लिखा हुआ है n e² टाउ बाय n, क्योंकि इधर सिग्मा लिखा हुआ है ना, और रो को लिखेंगे अपन m/n e² टाउ, भूलना नहीं, अपना जो वास्ता पड़ेगा वो सिग्मा से निकलेगा, ठीक है। सो अपन आते हैं वापस से, ट्रैवल करते हैं, इतनी स्लाइड्स को पलटते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आजा 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 आजा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने रो का फॉर्मूला लिखा है। अब यार जब मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो इफ आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना किसी कंडक्टर के लिए, तो टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करेंगे बेटा किसी भी कंडक्टर में, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, नीता है, रीता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैसे ही उतावले थे, वो बताया था ना मैंने, बहुत उतावले हैं वो रूम टेम्परेचर से ही थर्मल एनर्जी को गेन कर रहे हैं और अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि ये इतने उतावले हैं रूम टेम्परेचर से ही, रूम टेम्परेचर से ही जब ये गेन कर रहे हैं थर्मल एनर्जी, और अगर आप अब इसको हीट कर दोगे तो ये पागल हो जाएंगे, तब तो इनको बहुत तगड़ी एनर्जी मिल गई, तो फिर जल्दी जल्दी टकराने लग जाएंगे, ये तुरंत टकराएंगे, तो तुरंत टकराएंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा इनमें, तो बेटा जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो कोलिजन करने में जो टाइम लग रहा है यानी टाउ, इस टाउ का क्या होगा, जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा, ठीक है, टाइम कम लगेगा। और बच्चों इस इक्वेशन में देखो आप, अगर टाइम कम लगेगा तो कहानी कैसी बनेगी, रेजिस्टिविटी अगर टाउ कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, रो विल इंक्रीज। और प्यारे बच्चों अगर रो इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, क्या बात समझ आ रही है, और रो इंक्रीज हुआ तो कंडक्टिविटी का क्या होगा, सिग्मा का क्या होगा, सिग्मा विल डिक्रीज, पर हमारा वास्ता रो से पड़ेगा इसलिए सिग्मा की चर्चा नहीं करनी है ना, तो रो विल इंक्रीज। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कंडक्टर्स के लिए कुछ इस प्रकार से बनता है। इसे मान लो इनिशियली कुछ रेजिस्टिविटी रही होगी, उसको रो नॉट बोल देते हैं, एंड बाय द टाइम इट विल गेट इंक्रीज लाइक दिस। ये एकदम से पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन भी नहीं बनता और ये पूरी तरह से कर्व भी नहीं बनता। बेटा KUC तुम पुरानी क्लासेस में थे, स्क्वायर इसलिए लगाया था क्योंकि वो फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिराइव होकर के आया था, ठीक है। सो यहां पर हम इसका ग्राफ देख रहे हैं, तो ये ग्राफ बेटा कुछ इस प्रकार से बनेगा, बाय द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। स्टार्टिंग में कुछ रेजिस्टिविटी रही होगी, उसको हमने रो नॉट बोला है, एंड एज वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर दिस रेजिस्टिविटी इज गेटिंग इंक्रीज। एंड बच्चों ये पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, थोड़ा सा जाकर के फिर रेजिस्टिविटी एकदम से ड्रास्टिक चेंज लेता है, तो इट विल बी लाइक अ कर्व, नॉट कंप्लीट स्ट्रेट लाइन एंड नॉट कंप्लीटली कर्व। इस तरह से ये ग्राफ आपको नजर आएगा कि पूरी तरह से घुमावदार भी नहीं है, ये ऐसे बना दिया, और पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ये इस तरह से कि पहले बढ़ रहा है फिर एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ रहा है रेजिस्टिविटी आफ्टर सम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कहानी थी बच्चों कंडक्टर की। अब जरा हम सेकंड कहानी देखते हैं, कहानी नंबर 2, वेरिएशन ऑफ रो विद टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स। क्या सेमीकंडक्टर वर्ड सुना है आपने? सेमीकंडक्टर्स उनको बोलते हैं जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं ना पूरी तरह से नॉन कंडक्टर होते हैं, बीच के, है ना। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनको हम सेमीकंडक्टर वाली कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं।
आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता है सेमीकंडक्टर के अंदर की कहानी क्या होती है? इनके पास कुछ एनर्जी बैंड्स होते हैं। क्या आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों ने 10th क्लास में 8th क्लास में कभी, या आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है थोड़ा बहुत कि इनके पास एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, समथिंग लाइक दैट? नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 6 में। वहां पर एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर करके, पूरा का पूरा। अब देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, m/n/e² टाउ। अब प्यारे बच्चों जरा फोकस करना इस फॉर्मूले पर। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हुआ, जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है ना, उस सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कुछ एनर्जी के बैंड्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं अपन कंडक्शन बैंड, और उससे नीचे होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई तो एक कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगेगा, और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग गए तो ये नॉन कंडक्टर की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या होगा बच्चों, यहां से यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंचे? क्योंकि इनको क्या मिली, एनर्जी मिली। एनर्जी क्यों मिली? क्योंकि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अभी यहां पर पहुंच गए। अभी जब यहां पर पहुंच गए तो एक कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन बन गए। अब कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन मतलब अब हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं एज फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ we are getting more and more number of free electrons in the conduction band। ठीक है, कंडक्शन बैंड सबसे ऊपर होता है बेटा, इसलिए वहां पर आएंगे एनर्जी मिलने के बाद। तो ये यहां पर आने के बाद कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बैंड जो है ना, ये सारी चीजें तुम्हें डिटेल में वहां पढ़ाई जाएगी, जो मैंने ऊपर लिखा है मॉड्यूल नंबर 6 में। नाउ टेल मी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर कैपिटल एन बढ़ रहा है तो स्मॉल एन भी बढ़ रहा है। अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखो, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इसका मतलब हमने ये पाया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी बढ़ गया। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, तो बताइए यहां पर रेजिस्टिविटी के साथ क्या प्रेशर होगा। स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ रही है, देखो ना इस फॉर्मूले में, देखो आप, स्मॉल एन डोमिनेटिंग फैक्टर है, स्मॉल एन गवर्न कर रहा है इस रेजिस्टिविटी को। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, माइग्रेट होके आ गए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है, उसी वॉल्यूम में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए